बात करने वाले हैं सीपीसी आदेश 22 नियम 3 के बारे में। अब यहाँ पे आप कोर्ट रूम की एक इमेज देख रहे हैं। इसमें वादी और प्रतिवादी हैं। आप सभी जानते हैं कि एक सिविल केस में वादी और प्रतिवादी दोनों होते हैं। अभी यहाँ पर हम सिर्फ वादी के बारे में ही बात करेंगे। ये जो प्रतिवादी दिख रहा है ऐसे थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। यहाँ सिर्फ वादी के बारे में ही बात होगी। तो एक लाइन में समझाने का प्रयास करूँ कि जब कभी भी किसी सिविल केस में ये जो वादी है इसकी मृत्यु हो जाती है केस चलते रहने के दौरान, जजमेंट नहीं हुआ है, केस चल रहा है अभी, इस दौरान जब वादी की मृत्यु हो जाती है तो जो भी इसके विधिक प्रतिनिधि होंगे अर्थात लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, जैसे पत्नी या बच्चे, तो वादी की मृत्यु के बाद क्या है, ये लोग केस में शामिल हो जाते हैं और वादी की जगह फिर ये लोग केस लड़ते हैं। और इन विधिक प्रतिनिधि अर्थात उत्तराधिकारियों को इस वादी की जगह इसकी मृत्यु के बाद उस केस में पार्टी बनाने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है वह आदेश 22 नियम 3 के तहत ही किया जाता है। जैसे इस वादी की मृत्यु हो जाती है तो वादी के ये जो अधिवक्ता हैं कोर्ट को इस बात की सूचना देंगे कि वादी की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद ये जज साहब जो हैं ये देखेंगे कि वादी की मृत्यु के बाद कॉज ऑफ एक्शन बचा है कि नहीं केस में, अर्थात वाद लाने का कारण अभी बचा है या नहीं। यदि वादी की मृत्यु के साथ ही वाद कारण समाप्त हो जाता है तो केस को वहीं समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इस वादी की मृत्यु के बाद भी वाद कारण बना रहता है तो केस क्या है, निरंतर चलता है। और इस वादी की जगह वादी के उत्तराधिकारियों को, जैसे पत्नी या बच्चे, उनको केस में फिर पार्टी बनाया जाता है। और ये पार्टी बनाने के लिए जो आवेदन दिया जाता है वह आदेश 22 नियम 3 के तहत ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आदेश 22 नियम 3 सिर्फ वादी की मृत्यु के बारे में ही बात करता है, प्रतिवादी के बारे में बात नहीं करता। तो जब वादी की मृत्यु हो जाती है तभी आदेश 22 नियम 3 का उपयोग किया जाता है। आइए जरा इसे अच्छे से समझते हैं। इसके बाद देखेंगे कि आदेश 22 नियम 3 के तहत आवेदन पत्र कोर्ट में कैसे दिया जाता है और उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है। आदेश 22 नियम 3 सीपीसी क्या है? सीपीसी आदेश 22 नियम 3 का आवेदन पत्र न्यायालय में कब पेश किया जाता है? आसान भाषा में कहा जाए तो जब किसी सिविल केस में वादी की मृत्यु हो जाती है और उसके कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारियों को उस मृत वादी के स्थान पर उस केस में पार्टी बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वह आदेश 22 नियम 3 के तहत किया जाता है। आदेश 22 नियम 10 का के तहत किसी भी सिविल केस में पक्षकार की मृत्यु हो जाने की सूचना कोर्ट को देने का कर्तव्य पक्षकार के अधिवक्ता का होता है। अर्थात जब कभी भी किसी सिविल केस में किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो आदेश 22 नियम 10 का यह कहता है कि उस मृत्यु की सूचना पक्षकार के अधिवक्ता तुरंत ही कोर्ट को देंगे। अब वो पक्षकार वादी हो सकता है या प्रतिवादी भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ सूचना देने की बात चल रही है कि उस पक्षकार के अधिवक्ता कोर्ट को इस बात की सूचना देंगे। मृतवादी के स्थान पर उसके उत्तराधिकारियों को पार्टी, नया वादी बनाने के लिए सीपीसी आदेश 22 नियम 3 के तहत आवेदन पत्र कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना होता है। आदेश 22 नियम 3 से तात्पर्य है कि जहाँ किसी केस में एक या दो से अधिक वादी हों, उसमें किसी भी एक वादी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी केस में सिर्फ एक वादी हो और उसकी मृत्यु हो जाती है और केस को चलाने का अधिकार, राइट टू स्यू या कॉज ऑफ एक्शन बचा रहता है, तो कोर्ट द्वारा मृतवादी के कानूनी प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें एलआर भी कहा जाता है, उनको पक्षकार बनाया जाता है और केस को आगे चलाया जाता है। अर्थात यदि किसी केस में एक वादी है या एक से अधिक वादी हैं और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद केस चलाने का अधिकार अर्थात वाद कारण बचा रहता है तो कोर्ट द्वारा क्या है, फिर उसके कानूनी प्रतिनिधि, किसके, वादी के, उनको पक्षकार बनाने की अनुमति क्या है, कोर्ट देता है और फिर केस को क्या है, वहीं से आगे चलाया जाता है। आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जब किसी केस में वादी की मृत्यु हो जाती है तो वादी के वारिसान, उत्तराधिकारी द्वारा सीपीसी आदेश 22 नियम 3 के तहत आवेदन पत्र अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें यह निवेदन किया जाता है कि वादी की मृत्यु हो चुकी है और अब वादी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके वारिसान या उत्तराधिकारी को उस केस में पक्षकार बनाया जाए। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 120 के तहत वादी की मृत्यु के दिन से 90 दिनों के अंदर यह आवेदन उसी कोर्ट में करना होता है जिस कोर्ट में केस चल रहा होता है। अर्थात किसी केस में क्या है, वादी की मृत्यु के बाद जो उसके वारिसान या उत्तराधिकारी हैं, अगर इन्हें वादी की जगह खुद वादी बनना है उसकी मृत्यु के बाद तो इन्हें क्या है, सीपीसी आदेश 22 नियम 3 के तहत क्या है, आवेदन पत्र लगाना होगा कोर्ट में, जिससे क्या है फिर वादी की जगह वो केस लड़ सकें। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 के तहत मृत्यु के दिन से 90 दिनों के अंदर यह आवेदन कोर्ट में लगाना होता है, नहीं तो कोर्ट द्वारा फिर केस को उसी स्टेज पर आगे चलाने से क्या है, रोक दिया जाएगा।
यदि बाई चांस 90 दिनों से ऊपर हो जाते हैं तो आपको कोर्ट को उचित कारण बताना होगा और लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत एक अलग से आवेदन देना पड़ेगा कि देरी क्यों हुई। यदि कोर्ट आपके बताए हुए कारण से क्या है सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर 90 दिनों के बाद भी आवेदन क्या है स्वीकार किया जा सकता है। आइए अब जरा देखते हैं कि इस वादी की मृत्यु के बाद आदेश 22 नियम 3 के तहत आवेदन पत्र कैसे तैयार किया जाता है और कैसे कोर्ट में लगाया जाता है। सबसे पहले आता है कोर्ट का नाम, न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वरिष्ठ खंड अर्थात सीनियर डिवीज़न, और फिर आपके शहर का नाम या जिला या स्टेट। फिर आता है वादी का नाम, विरुद्ध प्रतिवादी का नाम, उसके बाद आता है केस नंबर, व्यवहार बात क्रमांक, फिर आता है प्रस्तुत दिनांक अर्थात किस दिन आप आवेदन लगा रहे हैं, फिर आता है आवेदन का टाइटल कि किस चीज़ का आवेदन लगाया जा रहा है। तो आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सह धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता। वादी के विधिक प्रतिनिधि उत्तराधिकारियों की ओर से निम्न निवेदन है। पहला यह कि वादी, यहाँ पर वादी का नाम, वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त वाद वास्ते वसूली रुपये का किया था जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अर्थात पहले पैरा में यह बताना है कि वादी ने किस लिए केस लगाया था। भाई वसूली के लिए लगाया था या वावत स्थायी निषेधाज्ञा के लिए लगाया था या किसी प्रकार की कब्जा प्राप्ति के लिए लगाया था, किस लिए लगाया था। पहले पैरा में यह बताना है कि वाद पत्र किस लिए था। सेकंड यह कि उक्त वाद पत्र के एकमात्र वादी का स्वर्गवास दिनांक को शहर में हो गया है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न है। अब दूसरे पैरा में आपको यह बताना है कि वादी की क्या मृत्यु हो गई है, किस दिन हो गई है, कहाँ हुई, यह सब आपको बताना पड़ेगा। और इस बात की क्या सच्चाई है कि वादी की मृत्यु हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी क्या है इस आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। थर्ड यह कि वादी के निम्नलिखित वारिसान एवं विधिक उत्तराधिकारी हैं जिन्हें इस वाद में अग्रिम कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है और उनके द्वारा इस वाद को चलाए जाने का हक है, जो कि निम्न प्रकार है। मतलब वादी की क्या है मृत्यु हो चुकी है, अब क्या है उसके विधिक उत्तराधिकारी क्या है अग्रिम कार्यवाही करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है जिससे कि वह क्या है केस को आगे चला सकें। और ये विधिक उत्तराधिकारी कौन है, उनके नाम इस प्रकार यहाँ पे लिखे जाएंगे। पहली लाइन में मृतक वादी की पत्नी का नाम आएगा, बेवा अर्थात विधवा होता है तो यहाँ पर पत्नी का नाम, यहाँ पर मृत वादी का नाम। सेकंड पे क्या आएगा, उसके बड़े पुत्र का नाम यदि कोई हो तो यहाँ पे पुत्र का नाम, फिर यहाँ पे वादी का नाम। रिश्ता भी बताना पड़ेगा कि ये क्या है। यदि कोई और पुत्र या पुत्री हो तो उनके नाम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वादी का नाम कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पर श्री के पहले स्वर्गीय और लिख दीजिएगा हर जगह चारों लाइन में। तो इस प्रकार क्या है थर्ड पैरा में आपको प्रतिनिधि अर्थात विधिक उत्तराधिकारियों के बारे में बताना है। अब मान लीजिए जैसे जॉइंट फैमिली है तो सबका नाम नहीं लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। चाचा वगैरह भी साथ में रह रहे हो अर्थात वादी का भाई, उसकी पत्नी या उसके बच्चे भी साथ रह रहे हो तो उनका नाम नहीं लिखना है। विधिक उत्तराधिकारी अर्थात प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जो हैं उनका नाम ही आएगा यहाँ पर, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फोर्थ है यह कि मृतक वादी के उपरोक्त वारिसानों के अलावा अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। अब यह भी बताना पड़ेगा कि ऊपर जितने लोग बताए गए हैं यही क्या है विधिक उत्तराधिकारी हैं अर्थात मृतक वादी के क्या है यही लोग वारिस हैं, यह भी बताना पड़ेगा। फिफ्थ यह कि मृतक वादी का नाम के उपरोक्त वारिसान उत्तराधिकारी गण का वकालतनामा संलग्न प्रस्तुत है तथा मृतकवादी के पुत्र का नाम द्वारा इस आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी संलग्न है। अब जैसे ये आवेदन बना रहे हैं हम आदेश 22 नियम 3 का, तो इसके साथ क्या है शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। अब वो कौन देगा, इनमें से कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि सभी लोग दें। अब जैसे क्या है पत्नी हो गई पहले नंबर पे, पत्नी क्या है वृद्धावस्था में है, बार बार कोर्ट नहीं आ सकती। और ये पुत्री क्या है इसकी शादी हो गई है, बाहर रहती है, वो भी बार बार कोर्ट नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या है किसी एक पुत्र का शपथ पत्र आवेदन के साथ दे दिया जाता है। हालांकि साइन इन सभी के होंगे आवेदन पत्र में, लेकिन बार बार इन सबको पेशी पर ना आना पड़े। जिसका शपथ पत्र लगा है फिर क्या है वही हर पेशी पर आए और आगे की कार्यवाही करे। फिर जब कोर्ट को उचित लगे, यदि किसी प्रकार की गवाही हो या चीफ या क्रॉस हो उस समय जरूरत पड़े तो फिर इन सबको आना पड़ेगा। हर कार्यवाही में इनको परेशान नहीं होना है कोर्ट में आके, इसलिए किसी एक का शपथ पत्र क्या है लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने किसका लगा दिया, वादी के पुत्र का लगा दिया, जो हर पेशी पर कोर्ट में आ सके और उपस्थित रहे। तो वादी के एक पुत्र का शपथ पत्र क्या है संलग्न है। अब ध्यान रखिएगा कि वादी की तो मृत्यु हो चुकी है, अब क्या है नए वादीगण उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर कह लें उत्तराधिकारी। तो ये लोग जब केस में पार्टी बनेंगे तो क्या है नया वकालतनामा लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। वकालतनामा पे भी इन सभी के साइन होंगे, ये अपना एक वकील नियुक्त करेंगे। वैसे आमतौर पर तो मृतकवादी का जो वकील होता है इनके पार्टी बनने के बाद भी क्या है वही केस को क्या है आगे बढ़ाता है। लेकिन कई बार क्या है जो उत्तराधिकारी आते हैं जैसे उनका मन ना हो तो फिर क्या है वकील अपना चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन चेंज ना भी करें, मृतकवादी के अधिवक्ता से ही केस लड़वाएं तो भी उनको क्या है वकालतनामा तो देना ही पड़ेगा।
अब सिक्स्थ यह कि वादी का नाम की मृत्यु दिनांक को शहर में हुई थी, यहाँ पे शहर का नाम। तदनुसार यह आवेदन पत्र 90 दिनों की निर्धारित परिसीमा अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब लास्ट पैरा में आपको यह भी बताना है कि भैया हम निर्धारित समय सीमा में पेश कर रहे हैं, अभी 90 दिनों से ऊपर नहीं हुए हैं। उसके बाद आती है लास्ट में प्रेयर। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में मृतक वादी, यहाँ पे वादी का नाम कि उपरोक्त वारिसानों को मृतक वादी की जगह वादीगण बनाया जाकर वाद की अग्रिम कार्यवाही जारी रखी जावे तथा मृतक वादी का नाम वादी के शीर्षक से हटाया जाकर उसके वारिसान एवं उत्तराधिकारी का नाम बहैसियत वादी प्रतिस्थापित किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। यहाँ पाएगा दिनांक, स्थान, द्वारा अधिवक्ता और फिर आता है आवेदकगण। अब आवेदकगण कौन है? यहाँ पे इन चारों के साइन आ जाएंगे आवेदकगण में। तो ये हो गया हमारा आवेदन पत्र तैयार। अब यहाँ पे हम जो मृतकवादी के पुत्र का शपथ पत्र बना रहे हैं वे भी क्या है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा होगा, बस हल्का सा चेंज है। आइए जरा उसे और देखते हैं। सब कुछ हमारा वही रहेगा, वादी प्रतिवादी का नाम, केस नंबर, प्रस्तुत दिनांक। मेन टाइटल यहाँ से स्टार्ट होता है, शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता। मैं अर्थात वादी का पुत्र जिसका शपथ पत्र लगाया जा रहा है। यहाँ पर वादी का नाम स्वर्गीय श्री जो भी उनका नाम हो। उम्र, फिर उम्र किसकी? वादी के पुत्र की, अर्थात जिसका भी शपथ पत्र दिया जा रहा है, भले ही पुत्री का दिया जा रहा हो या पत्नी का दिया जा रहा हो, यहाँ पे हम पुत्र का दे रहे हैं तो उसकी उम्र, उसके बाद उसका पता, कहाँ का निवासी है। यह सत्य कथन शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ। मतलब आदेश 22 नियम 3 के समर्थन में क्या है, शपथ पत्र दिया जा रहा है और उसके समर्थन के लिए वादी का पुत्र क्या है, शपथ पूर्वक यह बातें घोषित कर रहा है। पहला यह कि मेरे पिताजी, यहाँ पे वादी का नाम, ने प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त वाद वास्ते वसूली रुपए का किया था जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वहां पे भी हमने पहले पैरा में सेम यही लाइन लिखी थी, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ मेरे पिताजी जुड़ गया क्योंकि शपथ पत्र दे रहा है वादी का पुत्र इसलिए। सेकंड यह कि उक्त वाद पत्र के एकमात्र वादी का स्वर्गवास दिनांक को शहर में हो गया है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न है। थर्ड यह कि मृतकवादी के, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे चेंज हो गया, वहां पे क्या लिखा था हमने, निम्नलिखित वारिसान आवेदन में, अब बस यहाँ पे क्या है, हम जुड़ गया अकेला। तो यह कि मृतकवादी के हम निम्नलिखित वारिसान एवं विधिक उत्तराधिकारी हैं जिन्हें इस वाद में अग्रिम कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है और उनके द्वारा इस वाद को चलाए जाने का हक है जो कि निम्न प्रकार है। सेम टू सेम वही बातें चलेंगी, बस शपथ पत्र में क्या है, हम, तुम, इस प्रकार की बातें क्या है जुड़ जाएंगी। भाई अंतर क्या है, आवेदन का समर्थन के लिए शपथ पत्र ही दिया जा रहा है, जो बातें आपने आवेदन में लिखी हैं वही आपको शपथ पत्र में दोहरानी है। फोर्थ यह कि मृतकवादी के हम उपरोक्त वारिसानों के अलावा अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। ये हम क्यों चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वादी का पुत्र क्या शपथ पत्र दे रहा है और इन सबको भी क्या इन्वॉल्व कर रहा है उसमें, इसलिए यहाँ पर हम चल रहा है। अब फिफ्थ पैरा में क्या है, हमने सीधी प्रेयर उठा कर रख दी। यहाँ पे जो हमने आवेदन में प्रेयर बनाई थी नीचे, वो उसको हमने क्या है फिफ्थ पैरा में यहाँ पे शपथ पत्र में लिख दिया। अब आवेदन की फिफ्थ लाइन यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वहां पे फिफ्थ पैरा में हमने क्या बताया था, परिसीमा काल के बारे में कि 90 दिनों की परिसीमा के अंदर ही क्या है यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तो भैया ये तो कानूनी बातें हैं, पार्टी को उससे क्या लेना देना, ये तो वकील का काम है। तो कानूनी बातें क्या शपथ पत्र में नहीं लिखी जाती कभी, नहीं तो कई बार क्या है एफिडेविट पर जब क्रॉस होता है और ये कानूनी बातें क्या है वकील लिख देते हैं अपनी पार्टी के उसके शपथ पत्र में। अब सामने वाला एडवोकेट शपथ पत्र पर जब क्रॉस करने लगा आपसे तो वो कानूनी बातें फिर कहाँ से बता दोगे जो लिख दी है आपने। इसलिए जब भी पार्टी का शपथ पत्र दिया जाए तो सीधी और सरल भाषा में दिया जाए, उसमें कानूनी भाषा का प्रयोग ना किया जाए, नहीं तो पता चला अपने ही खिलाफ चली गई वो। इसलिए हमने वो 90 दिनों वाली बात क्या यहाँ से हटा दी है। फिर यहाँ पे दिनांक, स्थान, शपथकर्ता और फिर लास्ट में आएगा सत्यापन, अर्थात इस शपथ पत्र का भी क्या है सत्यापन करना पड़ता है। वो सत्यापन कौन करेगा, जो शपथ पत्र लगा रहा है वही क्या है सत्यापन करता बन जाता है। अब ये सत्यापन कैसे होगा आइए देखते हैं। मैं अर्थात वादी का पुत्र, आत्मा स्वर्गीय श्री, यहाँ पे वादी का नाम, उम्र, खालिस्तान, वर्ष, निवासी, ये सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की उक्त कंडिका 1 से लेकर अंत तक के संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। मैंने सत्यापन पर आज दिनांक को स्थान में अपने हस्ताक्षर किए। मतलब सत्यापन ये हो गया कि जितनी भी बातें लिखी हैं ये मेरे निजी ज्ञान से क्या है सही है, अर्थात मैं ही बता रहा हूँ कुल मिला के ये पूरी बातें और मुझे पता है ये सही है बिल्कुल। तो इन बातों का क्या सत्यापन करना पड़ता है जो कि इस प्रकार किया जाता है। तो ये हो गया शपथ पत्र तैयार, ये हो गया हमारा आवेदन। इस आवेदन के समर्थन में क्या है शपथ पत्र दिया जाता है। तो गाइस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वादी की मृत्यु हो जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, वादी की मृत्यु की बात चल रही है, फिर से दोहरा रहा हूँ वीडियो के अंत में,
कि किस प्रकार वादी की मृत्यु हो जाने के बाद उत्तराधिकारियों को केस में पार्टी बनाया जाता है। यहाँ पे वादी की मृत्यु की बात चल रही है। आदेश 22 नियम 3 के तहत क्या है, जब वादी की मृत्यु हो जाती है। अब जब प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो आदेश 22 नियम 4 का प्रयोग किया जाता है। उसकी ड्राफ्टिंग भी आगे हम देखेंगे, उसका आवेदन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही रहता है।